नमस्कार, स्वागत है आपका खबरों का पंचनामा में। मैं हूं आपके साथ खुशबू। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। सबसे पहले नजर डालते हैं अफगानिस्तान में तालिबान की उल्टी गिनती शुरू। विरोधियों ने 3 जिलों को आतंकियों के कब्जे से छीना। काबुल से निकलने के लिए इंतजार कर रहे 150 भारतीयों के अपहरण का दावा। तालिबान ने कही सभी भारतीयों के सुरक्षित होने की बात। सोनिया गांधी की बैठक में शामिल हुए उद्धव ठाकरे की विपक्षियों को नसीहत। संजय राउत ने कही तालिबानी समर्थन को कुचलने की बात। परमबीर सिंह के खिलाफ वसूली मामले में चौथा केस दर्ज। सचिन वाजे को रोज 2 करोड़ की वसूली का दिया गया था टारगेट। नए खुलासे से मची खलबली। और चुनाव बाद हुई बंगाल हिंसा के मामले में सीबीआई हुई एक्टिव। मामलों की जांच के लिए बनाई गई 4 स्पेशल टीम्स। रुक करते हैं पहली खबर का। अफगानिस्तान पर राज करने का ख्वाब देख रहे तालिबान को विरोधी बलों ने बड़ा झटका दिया है। बागलान प्रांत में स्थानीय विरोधी गुटों ने बानू और पोले हेसर जिलों पर फिर से कब्जा कर लिया है। वो अब तेजी से डे सलाह जिले की ओर बढ़ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस लड़ाई में तालिबान के कई लड़ाके मारे गए हैं और उससे कहीं ज्यादा घायल हुए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक लोकल विद्रोही गुटों ने पोले हेसर, डे सलाह और बानो जिलों को तालिबान के कब्जे से छुड़ा लिया है। जानकारी के मुताबिक इस लड़ाई में कई तालिबान लड़ाके मारे गए हैं। उधर स्थानीय लोगों की बढ़ती ताकत से तालिबान के लड़ाके घबराए हुए हैं। बताया जा रहा है कि सरकार बनाने की रस्साकशी में उलझे तालिबान के शीर्ष नेतृत्व की आंखों में आने के लिए इस समय कई शीर्ष आतंकी कमांडर काबुल में डेरा जमाए हुए हैं। इस कारण स्थानीय स्तर पर तालिबान की पकड़ कमजोर भी हुई है। इसी का फायदा स्थानीय विद्रोही समूह उठा रहे हैं। डॉक्टर साहब, ऐसे में तो तालिबान को घुटने टेकने पड़ जाएंगे। बिल्कुल आपने सही बात कही है, क्योंकि अभी ये जो सरकार बनाने की कवायद तो 1 सप्ताह के आसपास हो गया जी। बताया जा रहा था कि भाई 1 दिन के अंदर में सब कुछ फाइनल हो जाएगा। फाइनल हो नहीं पा रहा। इससे क्या संकेत मिल रहे हैं? इससे पहला संकेत यही मिल रहा है कि सत्ता के हिस्सेदारी में तालिबान के लीडरशिप में आपस में ही इन लोगों में उठापटक चल रही है। वो खबरें नहीं आ रही, लेकिन अंदर खाने बहुत कुछ हो रहा है। इस बात के संकेत से बिल्कुल नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। तो पहली चीज ये कि तालिबान के अलग अलग जो लीडर्स हैं उनमें एक राय नहीं बन पा रही। और आपने बिल्कुल ही सही कहा कि सरकार बनाने की इस प्रक्रिया में जो तमाम बड़े बड़े कमांडर्स हैं वो सब लोग काबुल के अंदर डेरा डंडा जमा करके बैठे हुए हैं। और इसमें पाकिस्तान के भी एक पहुंचने वाले हैं कि इनके बीच सुलह कराने के लिए, और इसी का फायदा उठा रहे हैं नदर्न अलायंस के लोग। नदर्न अलायंस इसमें अमरुल्ला सालेह और दोस्तम और मसूद, ये 3 बड़े नाम हैं जिनके नेतृत्व में ये इसको कह सकते हैं कि विरोधी गुट जो है अपने आप को एकजुट कर रहा है। काबुल से लेकर के अलग अलग प्रांत से जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं, जो अफगान की आर्मी में जो अधिकारी थे, जो सैनिक थे, जिनको तालिबान ढूंढ रही है घर जा करके, उनकी पूरी लिस्ट तालिबान के पास है। वो लोग भी घर छोड़ के इस विद्रोही गुट में शामिल होते चले जा रहे हैं। तो एक तरफ विद्रोही गुट बड़ा होता चला जा रहा है, और चूंकि ग्राउंड में लीडरशिप नहीं है तो तालिबान को हर जगह झटका मिल रहा है। अभी तो 3 जिले से खबर आई है। जिस हिसाब से लोकल पॉपुलेशन हर जगह, चाहे वो जलालाबाद हो, चाहे मजार शरीफ हो, हर शहर में, चाहे काबुल हो, हर जगह जो स्थानीय लोग जो है वो अफगानिस्तान का झंडा लेकर के विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इतनी जल्दी, इतनी संख्या में तालिबान का विरोध अफगानिस्तान के अंदर होने लगेगा, ये तालिबान ने भी कभी नहीं सोचा था। और इसलिए ये जो स्थिति पैदा हो रही है वो स्थिति तालिबान के लिए काफ़ी नुकसानदेह है। और अगर ये टेम्पो, अगर नदर्न अलायंस का, विरोधियों का अगर चलता रहा जिस हिसाब से अभी पिछले 2 दिन से खबरें आ रही हैं, तो यकीन मानिए कि एक लंबी लड़ाई भी होगी
और बहुत जल्द जिस स्पीड में तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान के ऊपर अपना कब्जा जमाया है, उसी स्पीड में वो अपना अख्तियार भी लूज करते चले जाएंगे। जी, तो पीएम मोदी ने कल जो कहा था वो सच होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आतंक का ये साम्राज्य इतनी जल्दी बिखरने लगेगा, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। अब रुक करते हैं दूसरी खबर का। अफगानिस्तान के कई मीडिया हाउसेस ने यह रिपोर्ट दी कि काबुल से निकलने के लिए इंतजार कर रहे लोगों का तालिबान ने अपहरण किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अगवा किए गए लोगों में भारतीय नागरिक भी शामिल हैं। हालांकि इसकी अभी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। भारत सरकार ने भी अब तक इसे लेकर कोई बयान जारी नहीं किया। जानकारी के मुताबिक काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नजदीक से ही इन लोगों का अपहरण किया गया। तालिबान के प्रवक्ता अहमदुल्ला वसीक ने अगवा किए जाने की रिपोर्ट्स का खंडन किया है। उन्होंने अफगान मीडिया से एक सदस्य से इसे लेकर बातचीत की। ऐसी खबरें मिली हैं कि सभी भारतीय सुरक्षित हैं और बाहर निकलने के लिए उनके डॉक्यूमेंट्स की जांच की जा रही है। यह रिपोर्ट तब सामने आई जब भारतीय वायुसेना का C-130J विमान 85 भारतीयों को लेकर उड़ान भर चुका था। ऐसी जानकारी मिल रही है कि रिफ्यूलिंग के लिए विमान ने तजाकिस्तान में लैंडिंग की। काबुल में अधिकारी भारतीय नागरिकों को निकालने में मदद कर रहे हैं। वायुसेना का विमान भारतीयों को तजाकिस्तान के दुशानबे में छोड़ेगा और फिर वो लोग एयर इंडिया की फ्लाइट से देश वापस आएंगे। डॉक्टर साहब, 150 भारतीयों के अपहरण पर आपका क्या कहना है? देखिए, ये जो खबर आई ये बेसिकली कंफ्यूजन फैलाने वाली खबर थी। हुआ ये कि लगातार कैपिटल टीवी इस बात को बता रहा है कि क्या प्रोसेस है वहां से भारतीयों को बाहर निकालने का। वहाँ दरअसल एयरपोर्ट के ऊपर अमेरिकी कब्जा है। वहाँ अमेरिका क्या पूरा की देख रेख में हवाई जहाज और ATS वगैरह सब उनके कंट्रोल के अंदर है। और एयरपोर्ट के बाहर पूरे अफगानिस्तान में, काबुल में खास करके, उस पर तालिबान का कब्जा है। तो किसी भी भारतीय को अगर वहाँ से रेस्क्यू कराना है तो आपको एयरपोर्ट तक आना पड़ेगा। एयरपोर्ट तक वो सही सलामत पहुंचे, बीच में उनके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, उसके लिए तालिबान के साथ हमारे ऑफिसर्स जो हैं वो कोऑर्डिनेट करते हैं। कई सारे लोग आ रहे हैं, तो कंफ्यूजन इसलिए पैदा हो गई कि 210 इस तरह के लोगों को तालिबान ने पकड़ा। किस चीज़ के लिए? उनके डॉक्यूमेंट्स को देखने के लिए कि क्या ये भारतीय नागरिक हैं या फिर ये अफगानी नागरिक हैं जो यहाँ से भागना चाह रहे हैं। कहीं ये बैंक के कोई बड़े अधिकारी तो नहीं है, कहीं ये आर्मी के अधिकारी तो नहीं है, कहीं ये इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी तो नहीं है, कहीं वो उस तरह के लोग तो नहीं है जिनकी तलाश तालिबान कर रही है। तो वो उस तरह की लिस्ट को वेरीफाई करने के लिए जब ये जत्था एयरपोर्ट पहुंचा तो पास के गराज में इन लोगों को ले जाया गया। तो जैसे ही इन लोगों को उधर गराज में ले जाया गया तो वहाँ के किसी स्थानीय रिपोर्टर ने कहा कि भाई हिंदुस्तान के 150 लोगों को तालिबान ने अगवा कर लिया है, ये लोग कहाँ गए नहीं गए कुछ पता नहीं। तो ये खबर जैसे ही आई तो मीडिया में यहाँ पे चलने लग गया और तालिबान हिंदुस्तान के ऊपर बहुत ही खास नज़र रखे हुए है। तालिबान बार बार कह रहा है कि हिंदुस्तानियों को वापस जाने की ज़रूरत नहीं है, हम हिंदुस्तान को कोई नुकसान पहुँचाना नहीं चाहते, हिंदुस्तान के साथ हम अच्छे रिश्ते रखना चाहते हैं। क्योंकि ये खौफ भी है कि यहाँ पे जिस तरह की सरकार है वो सरकार अगर हिंदुस्तानियों की मौत होती है तो ऑलरेडी उनके खिलाफ एक्शन हो जाएगा। इसके बारे में भी वो मुतमईन है कि भाई यहाँ पे तो बहुत ही दूसरी तरह के, अभी तो मनमोहन सिंह है नहीं। तो वो सारी प्रक्रिया जब चल रही थी तब ये खबर आई और खबर आने के बाद विदेश मंत्रालय भारत के ने कुछ नहीं कहा। सबसे पहले कूदता फांदता हुआ तालिबान का ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन ही सामने आया, बोला नहीं नहीं नहीं, कोई हिंदुस्तानी को हम लोगों ने अगवा नहीं किया है, वो सिर्फ हम लोग कागज़ वगैरह चेक कर रहे थे। तो इस तरीके से ये सारे लोग वापस एयरपोर्ट के अंदर आ गए और C-16 से जो है वो 17 से जो है वो उन्हें ताजिकिस्तान ले जाया जा रहा है और ये खेप जो है लगातार चलता रहेगा और इन सारे धीरे धीरे करते हुए सारे हिंदुस्तानियों को अफगानिस्तान से बाहर निकाला जाएगा। ये अंडरस्टैंडिंग जो विदेश मंत्रालय है वो अब तक बनाए हुए है कि सबसे पहला काम हमें सारे हिंदुस्तानी जो अफगानिस्तान के अंदर फंसे हुए हैं उनको बाहर निकाला जाए।
जी, तो इस तरह के गंभीर माहौल में हर किसी को इस तरह की कंफ्यूजन और फेक न्यूज से बेहद सावधान रहने की जरूरत है। अब रुख करते हैं तीसरी खबर का। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के नेतृत्व में शुक्रवार को 19 दलों ने एकजुट रहकर अगले लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला करने की बात कही। बैठक में शामिल शिवसेना प्रमुख और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों को ये नसीहत दी कि सत्ता सामने दिखने पर एकजुटता बनी रहेगी, ये विश्वास जनता को आपको दिलाना होगा। असल में उनका इशारा उन आशंकाओं को खारिज करने की जरूरत पर था जिनमें बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि नेतृत्व के सवाल पर यह एकता टूट जाएगी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने विपक्षी दलों से अनुरोध किया कि वो जनता का भरोसा जीतें और एकजुट और मजबूत रहें। बैठक के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि अभी तो विपक्षी दलों में सत्ता को लेकर कोई लालसा नहीं है, लेकिन जब सत्ता सामने होगी तब भी विपक्षी दलों पर लोगों का यह भरोसा होना चाहिए कि वो मजबूत और एकजुट रहेंगे। अफगानिस्तान के हालात पर राउत ने कहा कि भारत को तालिबान से खतरा है क्योंकि उसे भारत के शत्रुओं पाकिस्तान और चीन का समर्थन है। उन्होंने कहा कि भारत में तालिबान के समर्थन में आवाज उठती है तो सरकार को उन्हें तुरंत कुचल देना चाहिए। डॉक्टर साहब, शिवसेना के इन बयानों को आप किस तरीके से देखते हैं? ये देखिए, सारी मीटिंग हो गई, अब यह खबर आ रही है, मतलब मीटिंग में आप गए भी और वहां पलीता भी मार दिया। आपका कहने का मतलब यह है कि जो विपक्षी एकता का जो पूरा जो सुर और ये जो नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है, जनता आप पे विश्वास नहीं कर रही है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे जी ने यही बात कही है, वो भी साफ साफ शब्दों में, कि लोगों को विश्वास नहीं कि आप लोग एक साथ रहेंगे। इसलिए सबसे पहला काम यह है कि आप जनता का विश्वास जीतिए। अब जब जनता का विश्वास ही नहीं है तो ये मीटिंग कराने की ये जो पूरी कवायद चल रही है, ये तो बिल्कुल आपने कह दिया कि ये बेकार की चीजें हो रही है। डेमोक्रेसी में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है कि जनता का विश्वास जिस चीज में हो वही तो जनता के दिलों पे जो राज करेगा, वही तो सब कुर्सी के ऊपर बैठेगा। अब उद्धव ठाकरे जी ने कह दिया कि भाई ये तो जनता का विश्वास ही नहीं है इसके ऊपर, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एकता दिखाने की जो कोशिश की जा रही है वो अंदर विरोधाभास है। एक राय नहीं है। एक राय किस किस चीज पे नहीं है? एक राय विचारधारा पे नहीं है, एक राय संगठन पे नहीं है, एक राय यूनिटी पे नहीं है, एक राय पॉलिसी पे नहीं है, एक राय कौन होगा इसका लीडर उस पे भी नहीं है। भाई किस लिए एकता फिर? और उसके बाद संजय राउत जी ने अजीबोगरीब बयान दे दिया। ये तमाम लोग जो अंदर बैठे हुए थे इस मीटिंग के अंदर, ये तो तालिबान के समर्थन में बयान दिया जा रहा है। उसमें तालिबान के समर्थन में जो पार्टियां बयान दे रही वही तो सोनिया गांधी के साथ हैं। और संजय राउत कह रहे हैं कि जो कोई तालिबान के समर्थन में बयान दे उसको तुरंत कुचल देना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि ये जो विपक्षी एकता की जो पूरी कहानी है वो जिसको कह सकते हैं ना कि भाई अभी विपक्षी एकता का कोई प्रारूप बना ही नहीं है और आपस में टूट फूट की बातें जो है वो पहले सामने आ गई है। जी, विपक्षी एकता के अलावा संजय राउत की कही वो बात जो किसी से भी हजम नहीं होगी, वो ये कि विपक्षियों को सत्ता का लालच नहीं है। अगर लालच नहीं है तो क्या विपक्ष को जनता से प्यार है? ये सोचने वाली बात है। अब बात करते हैं चौथी खबर की। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह की मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं। परमबीर सिंह के खिलाफ वसूली के मामले में चौथा केस दर्ज किया गया है। जी हां, गोरेगांव पुलिस थाने में यह केस दर्ज किया गया। बिमल अग्रवाल नाम के व्यापारी ने जनवरी 2020 से मार्च 2021 के बीच परमबीर सिंह पर 9 लाख रुपए की वसूली का आरोप लगाया। इसके अलावा सैमसंग के 2 महंगे फोन यानी कुल 11,92,000 रुपए की वसूली की शिकायत दर्ज करवाई है। परमबीर सिंह के अलावा इस मामले में बर्खास्त पुलिस अधिकारी सचिन वाजे का नाम भी शामिल है। परमबीर सिंह और सचिन वाजे के अलावा सुमित सिंह, अल्पेश पटेल के खिलाफ भी केस दर्ज किया गया है। इन पर आईपीसी की धारा 384, 385 और 34 के तहत केस दर्ज किया गया है। गोरेगांव स्थित बिमल अग्रवाल ने
सचिन वाजे और परमवीर सिंह पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस सेवा में फिर से बहाल होने से पहले सस्पेंड पुलिस अधिकारी सचिन वाजे ने वसूली के लिए व्यापारियों और बुकियों के साथ मीटिंग शुरू की थी। सचिन वाजे को हर रोज 2 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट दिया गया था। डॉक्टर साहब, पाप का ये घड़ा तो भरता ही जा रहा है। देखिए, ये बात तो शुरू से कही जा रही है जी। और ये वसूली का जो पूरा बवाल मचा वो सचिन वाजे के कंप्लेन और परमवीर सिंह के कंप्लेन से शुरू हुआ। जी। लेकिन एक बात जो हाईकोर्ट ने लगातार इस बात को कहा कि जब भी ये परमवीर सिंह हाईकोर्ट गए या किसी कोर्ट में गए, वहां हर बार जज साहब ने परमवीर सिंह से यही सवाल पूछे कि आप तो सर्वशक्तिमान पुलिस अधिकारी थे, मुंबई में मुंबई पुलिस कमिश्नर से ऊपर तो कोई ओहदा है नहीं, आपने उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं की? यह सचिन वाजे पूरा पुलिस महकमा जानता है कि वो सीधे सीधे पुलिस कमिश्नर को, परमवीर सिंह को रिपोर्ट किया करता था। सारे इंपॉर्टेंट केसेस बकायदा उनके नेतृत्व में, उनके पुलिस कमिश्नर रहते हुए सारे कंट्रोवर्शियल इंपॉर्टेंट केसेस जो है वो सचिन वाजे देखा करता था। सचिन वाजे की घनिष्ठता पुलिस कमिश्नर से है, ये सारे लोग जानते थे। आपने उस वक्त क्यों नहीं एक्शन लिया? आपने एक्शन नहीं लिया और जब आपके ऊपर कार्रवाई होती है, आपको शंट किया जाता है, तो अचानक से आपके अंदर जो है राजा हरिश्चंद्र सत्यवादी जो है वो जागृत हो जाता है और आप कहते हैं कि भाई होम मिनिस्टर जो है वो चोर है, वो उगाही के लिए हमें टारगेट दिया करता था। तो कहावत है कि अगर आप बबूल के पेड़ रोपोगे तो उसमें आम तो नहीं खिलेंगे। ये सही समय है कि इस तरह के तमाम लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जो लोग इस तरह के वसूली की कांड में लिप्त थे। जी, तो उद्धव सरकार चाहे कितने भी ऑपरेशन क्लीन चला ले, उनके ये पुलिस अफसर उन्हें सत्ता से क्लीन करके ही छोड़ेंगे। अब रुक करते हैं आखिरी खबर का। पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामलों को लेकर सीबीआई एक्टिव हो गई है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने बंगाल चुनाव के बाद हुए रेप और मर्डर के केसेस की जानकारी राज्य के डीजीपी से मांगी है। जानकारी के मुताबिक सीबीआई ने डीजीपी से हत्या के प्रयास और रेप के दर्ज मामलों की जानकारी मांगी है। इसके तहत एजेंसी ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स, घटना के सीक्वेंस की जानकारी, संदिग्धों और गवाहों के बयान आदि भी मांगे हैं। सीबीआई के निदेशक सुबोध कुमार जायसवाल ने मामलों की जांच के लिए 4 स्पेशल टीम्स का गठन भी किया है। हर टीम में 7 सदस्यों को शामिल किया गया है। इन टीम्स को सीबीआई के कोलकाता स्थित स्थानीय दफ्तर के अधिकारी सपोर्ट करेंगे। इन 4 स्पेशल टीम्स का हेड जॉइंट डायरेक्टर्स के पद पर तैनात अनुराग रामनिशन, विनीत विनायक और संपत मीणा को बनाया गया है। इस पूरी जांच की निगरानी का जिम्मा एडिशनल डायरेक्टर अजय भटनागर को सौंपा गया है। डॉक्टर साहब, अब ममता बनर्जी का खेला होबे या होबे ना? देखिए, खेल तो अब शुरू हुआ है। जब एक एक गुनहगारों को जो है कानून के दायरे में जो है उसको घसीटा जाएगा और उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ममता बनर्जी के साथ दिक्कत यह है कि वो इस सच का सामना करते करते उनकी पूरी राजनीति धूमिल हो जाएगी। उसका कारण ये है कि ये दिन के उजाले की तरह साफ है कि बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा हुई है और अब तक इसके ऊपर ममता बनर्जी पर्दा डाल रही थी। दिक्कत क्या है कि वहां की पुलिस ने एफआईआर तक दर्ज नहीं किए थे। एफआईआर दर्ज करने में भी विलंब हुआ था और इसलिए हाईकोर्ट ने जिस तरह का फैसला दिया है, ममता बनर्जी उससे बिल्कुल ही परेशान हो गई है। खबर यह आ रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट मूव करने वाली है, लेकिन जब तक वो सुप्रीम कोर्ट मूव करेंगी और जिस हिसाब से, जिस स्पीड से सीबीआई ने 4 अलग अलग टीमें और हर टीम में 7-7 अधिकारी, अब आप समझिए एक एक केस के जड़ में जाकर के इस सारे जो पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हुए हैं, जो स्टेट स्पॉन्सर्ड, जो ममता बनर्जी की तालिबानी सरकार ने जो वहां पाप किया है, उस सब का हिसाब किताब लिया जाएगा। और ये हिसाब किताब होना इसलिए भी जरूरी है कि अगर इन दुष्टों को पनिश नहीं किया गया तो कई सारे लोगों का हिंदुस्तान के कानून व्यवस्था से विश्वास उठ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए बस इतना ही। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।